एनर्जी कंजर्वेशन में अब तक हमने देखा ईसीवीसी का जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 था, जो एक्ट 2001 था, इसकी जो भी विशेषताएं थीं, इसके अंतर्गत कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे, वो सब हम देख चुके हैं। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे जैसे आपका एक स्टेट पावर होता है, एक आपका स्टेट पावर होता है, एक आपका सेंट्रल पावर होता है। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या इनके दायित्व होते हैं, इसी अधिनियम 2001 के अंतर्गत है। इनको हम देखते हैं। ये जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसका क्या क्या पावर होता है इसी एक्ट 2001 के संदर्भ में। फर्स्ट आपका इसमें कहता है कि ऊर्जा खपत का जो भी स्टैंडर्डाइजेशन होता है, अगर उसके अनुसार बिक्री, आयात या निर्यात नहीं होता तो उसको रोकना। देखिए, सभी कंपनियों का एक अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। आपके कॉलेज बनाए गए हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं। आप देखते होंगे बहुत से कॉलेज हैं जहाँ पे मान्यताएं प्राप्त हैं, और बहुत से कॉलेज बहुत पहले बने हुए हैं, फिर भी उनको मान्यताएं नहीं प्राप्त की गई हैं। क्यों नहीं प्राप्त की गई हैं? क्योंकि सबका एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपको मान्यता लेना है तो आपके पास मान लीजिए 20 कमरे हैं, तो उस स्टैंडर्ड में अगर लिखा है कि 22 कमरे आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा फील्ड होना चाहिए, अच्छा सा एक चारों तरफ कॉर्नर में साइड साइड लाइटें लगी होनी चाहिए, तो आपको मान्यता दी जाएंगी। तो उसी प्रकार से सभी कंपनियों का जो एनर्जी का खपत करती हैं या जो एनर्जी को कंजर्व करती हैं, उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं, आप मान लीजिए उसका विरोध कर रहे हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह रोक सकती है, आपको वह काम नहीं करने देगी। यहीं पे सेकंड पॉइंट कहता है कि जितने भी नामित उपभोक्ता होते हैं, उन्हें ऊर्जा खपत के आवश्यक मानकों का पालन करने के लिए निर्देश देना। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो जितने भी नामित उपभोक्ता है, हाँ, नामित उपभोक्ता मतलब आप भी एक नामित उपभोक्ता हैं। आप भी अगर एनर्जी का खपत करते हैं तो आप भी एक नामित उपभोक्ता हैं। तो इसको किस तरह हमें कंजर्व करना है, किस तरह इसे हमें खपत करना है, किस तरह खर्च करना है, उन सब का पालन करने के लिए निर्देश देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने हेतु ईसीबीसी का निर्धारण करना। जो ईसीबीसी है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो होता है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण भवन कोड जिसे बोलते हैं, ये आपका एक चैप्टर भी है। मात्र 2 लेक्चर में चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे रूल आते हैं, तो उसका भी अधिकतम निर्धारण करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको आदेश देती है। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ आपका कहता है कि ऊर्जा के संरक्षण के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड निर्धारित करना। जैसे कि अगर ऊर्जा का संरक्षण करना है, आजकल ही देख लीजिए, जो भी गवर्नमेंट है ऊर्जा का संरक्षण के लिए अनेक प्रकार से कार्य कर रही है। जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जीरो इमिशंस की आपके बसें आ रही हैं, बाइक्स आ रही हैं, सब कुछ इलेक्ट्रिकल आ रही हैं, जिससे कि एनर्जी अधिक बचाई जा सके। तो इसके लिए भी अलग से स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाता है और पॉल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि ऊर्जा खपत के निरीक्षण के लिए आवश्यक ऊर्जा लेखा परीक्षक को चुनना। जो आपके एनर्जी ऑडिटर होते हैं, एनर्जी ऑडिट जो होते हैं, इसके लिए कोई पढ़े लिखे व्यक्तियों का ही चुनाव किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनपढ़ रहे, वो एक्स्ट्रा एनर्जी दिन भर खर्च करता रहे। तो एक अलग स्टैंडर्ड वाले इसका जो ऊर्जा संरक्षण का निरीक्षण कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड अलग रहे, उनका चुनाव किया जाना चाहिए। ये किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नामित उपभोक्ता को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करना। जो भी आपके एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं या एनर्जी खपत कर रहे हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन करके उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जितने भी उद्योग या संस्थाएं ऊर्जा का उपयोग कर रही हों, उनको ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करना। तो सभी संस्थाओं में किस प्रकार से हमें एनर्जी का यूज करना है, किस तरह उसे बचाना है, इसके लिए अलग से कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, इसका जो कार्य होता है। आगे हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या काम होता है। जब 2 गवर्नमेंट बनाई गई हैं, तो
अब इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का कार्य होता है, इसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, एनर्जी को लेकर या क्या क्या कर सकती है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट आपका कहता है कि इसमें जब भी ऊर्जा खपत का उपयोग या निरीक्षण या हमें करना रहे, मान लीजिए किसी संस्था पे कर्मचारी जाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट के साथ हो जाते हैं। मान लीजिए पहले चेकिंग के दौरान क्या कमियाँ थी, क्या आपने अभी अपनी संस्था में उसको सुधारा या नहीं सुधारा, तो इन सब के लिए ऑर्डर या निर्देश जो देता है वह स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही दिया जाता है। सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि केंद्र सरकार ने जितने भी ऊर्जा संरक्षण भवन कोड तैयार किए हों उसका निरीक्षण करके उसे संशोधित करना। जितने भी ईसीबीसी एक्ट आपके तैयार किए गए हों, कोड तैयार किए गए उनका निर्धारण करना। ईसीबीसी एक्ट होता क्या है, पीछे हमने बताया भी है और फिर से कह रहे हैं कि आपको आगे बताया जाएगा, आपका यह अलग से एक चैप्टर भी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि ऊर्जा का सही उपयोग हो सके, इसके लिए लोगों के बीच जाके लोगों को जागरूक करने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। वो ऑर्डर देती है कर्मचारियों को, वो लोग जाते हैं जनता के बीच अपने काम को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि ऊर्जा तथा इसके संरक्षण के लिए कर्मियों एवं विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए भी व्यवस्था किया जाता है। अब तो ऐसा है नहीं, मान लीजिए आप ही लोगों की जॉब लगेगी तो आप लोग चाहेंगे डायरेक्ट जॉब ही तो नहीं करेंगे, पहले वहाँ आपसे बड़े कर्मचारी रहेंगे, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, तो प्रशिक्षित किया जाएगा आपको, उसके बाद ही आप अपने काम को करेंगे। तो इसी प्रकार से एनर्जी कंजर्व को लेकर भी स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि जितने कर्मी रहें, विशेषज्ञ रहें, सबको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर कहीं पर भी ऊर्जा का हानि हो रहा हो तो उसे पता लगाकर उसे कम करना। तो ये भी उनके कर्मचारी के माध्यम से ये सभी काम किए जाते हैं। तो ये जो था ये था आपका स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है कि ऊर्जा खपत के मानकों के अनुसार हमेशा ऊर्जा उपभोक्ताओं को ऊर्जा ऑडिट कराने के लिए निर्देश देना। देखिए जितने भी ऊर्जा उपभोक्ता हैं, चाहे हम हो आप हो, टाइम टू टाइम उसको एक लेखा परीक्षक होते हैं, उनसे नोट करवा देना चाहिए कि इस समय, इस महीने या इस साल में हमने कितना खर्च किया है। जैसे आपके यहाँ घरों में बिजली वाला मीटर लगा ही होगा, उसमें यूनिट चलती रहती है टाइम टू टाइम, हर महीने या 2 महीने में आपके बिजली के बिल आते हैं कर्मचारी, या आप खुद जाके जमा करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका पीछे का ख़त्म होता रहता है। तो ये भी एक सुविधा देती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब इसके बाद है कि अगर जो निर्देश दिए जाएं उसका पालन ना करें, जो इसी एक्ट 2001 था, 2001 था, अगर उसका पालन ना किया जाए तो उसके लिए कुछ पेनाल्टीज भी है, अर्थात दंड भी दिए जाते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत हर अपराध के लिए लगभग 10,000 जुर्माना देना पड़ेगा या प्रतिदिन 1,000 रुपये भी आपको दंड के रूप में देना पड़ सकता है इस अधिनियम का विरोध करने पे। तो ये हो गया आपका इसके पेनाल्टीज। नेक्स्ट आपका आता है राज्य की जो नामित एजेंसियां होती हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। जैसे कि नामित एजेंसियां क्या होती हैं, नामित उपभोक्ता क्या होते हैं, और इसमें बहुत सारे ईसीबीसी क्या होता है, ये सब एक पॉइंट वाइज हमने आपको पीछे जितने लेक्चर्स हुए हैं उसमें बताया है। ये छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाइन के डिफिनीशंस हैं जिसे आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। सो हमने जहाँ तक हो सका है पूरा विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया है। सो आप लोग जाइए, सभी लेक्चर्स देखिए और अच्छे से समझकर पढ़िए। तो देखिए इनकी जो अनेक प्रकार की नामित एजेंसियां हैं उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं जो इसी एक्ट ने इनको प्रोवाइड किया है। इसी एक्ट 2001 ने कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी हैं। तो फर्स्ट आपका कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूक करना। जो नामित एजेंसियां होती हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, उनके कर्मचारी जाते हैं, लोगों के बीच जागरूक करते हैं कि आप लोग किस किस प्रकार से ऊर्जा को बचा सकते हैं अपने घरों में। आप लोग घरों में लाइट को छोड़कर चले जाते हैं, ऑन करके चले जाते हैं, आप करते ही नहीं आप उसको, तो एक तरह से वो भी एनर्जी लॉस ही हो रहा है। सेकंड पॉइंट कहता है कि ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच जाकर उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए, ये एजेंसियों की जिम्मेदारियां हैं। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हों सबकी अलग अलग कैपेसिटी का निर्धारण भी इन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। अब आपका मान लीजिए वज़न आप मैक्सिमम 10 के जो
वज़न उठा सकते हैं तो आपकी क्षमता 10 किलोग्राम ही मानी जाएगी। कोई 11 उठाएगा तो उसकी 11 मानी जाएगी। तो इनकी अलग अलग कैपेसिटी जो है, अलग अलग काम करने की जो क्षमता है, उसका अलग अलग निर्धारण करने का काम जो है वो राज्य की जितनी भी नामित एजेंसियां हैं, नॉमिनेटेड एजेंसीज हैं, वो काम करती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि एनर्जी जो मैनेजर, नामित उपभोक्ता तथा जितने भी लोग इसमें कार्य कर रहे हों सबके लिए मीटिंग की व्यवस्था भी करना। हमने आपको बताया था कि एनर्जी मैनेजर क्या होते हैं। एनर्जी मैनेजर के बारे में बताया था हमने कि ये क्या करते हैं। एक मैनेजर का नाम सुना है ना, जैसे प्रबंधक बोलते हैं। एनर्जी का टोटल मैनेजमेंट का काम ये लोग देखते हैं। इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं ये भी हमने आपको पीछे लेक्चर्स में बता दिया है। तो इनके लिए एक अलग तरह से मीटिंग की व्यवस्था करना कि सभी विभाग के लोग आएंगे, अपना अपना मत देंगे कि हमारे विभाग में क्या कमियां हैं, क्या काम नहीं हो रहा है, किसे कराया जाना चाहिए, उसके लिए अलग से मीटिंग निर्धारित करना, ये जिम्मेदारी होती है राज्य की जो नामित एजेंसियां हैं उनका। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपका आगे आता है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड लेबलिंग। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सभी कंपनियों का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग लेबल होता है। पुमा कंपनी अलग स्टैंडर्ड है, एडिडास का अलग स्टैंडर्ड है, और बहुत सारी कंपनियां, सैमसंग, नोकिया, मतलब हर क्षेत्र में, हर विभाग में सभी कंपनियों का एक अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया गया है। उसी प्रकार से एनर्जी को लेकर भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स आप लोगों के बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग का मुख्य कार्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। मतलब कि हम मैक्सिमम एनर्जी का यूज कैसे कर पाएँ विदाउट एनी लॉसेस, कि बिना किसी लॉस के हम अधिक से अधिक एनर्जी का यूज कैसे कर पाएंगे, इन सब के लिए निर्धारित किया गया था स्टैंडर्ड और लेबल। किसका? एनर्जी का। तो चलिए उसको भी आगे देखेंगे। उसके पहले आपको हम कोड के बारे में बताएंगे। कोड किसे कहते हैं? देखिए कोड क्या होता है। कोड एक मॉडल होता है या एक नियमों का सेट भी होता है जिसे जानकार लोग दूसरों को पालन करने के लिए सलाह देते हैं। देखिए होता ये है कि मान लीजिए आपने कहीं पे ट्रेनिंग कर ली और आप अपने काम में लग गए, तो आपके पीछे जो जूनियर जाएंगे उनको तो कुछ पता नहीं रहेगा, लेकिन आप अब जानकार हो गए हैं, किसी रूल को जानते हैं कि इस कंपनी में क्या रूल है, कोई काम कैसे करना है, या किसी काम को आप कर कैसे रहे हैं। तो कोड का मतलब यही होता है, आप जाएंगे, आपके जो जूनियर आएंगे उनको सलाह देंगे कि आप इस काम को ऐसे कीजिए तो यह ऐसे होगा, इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो ये कोड कहते हैं इसे। आगे बारी आती है स्टैंडर्ड की। किसकी? स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? लिखा गया है कि ऊर्जा दक्षता, जो स्टैंडर्ड मतलब मानक, ऊर्जा खपत उत्पादों के ऊर्जा प्रदर्शन को निर्धारित करने वाली प्रक्रिया या नियम होता है। जैसे कि अब आपका काम कंप्लीट हो गया, आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिए, आप अपने एचआर के पास जाएंगे या मैनेजर के पास जाएंगे तो आपके काम करने की क्षमता कैसी है। उसी प्रकार से एनर्जी में भी देखा जाता है कि कहीं से अगर एनर्जी आ रही है तो उसका अगर हमें प्रदर्शन देखना है, कैसे देखना है, तो उसको जो चेक किया जाता है वही आपका स्टैंडर्ड होता है। सही है तो कहेंगे स्टैंडर्ड अच्छा है, खराब रहेगा तो कहेंगे खराब है। साथ ही साथ आपका लेबल क्या होता है? लेबल आपका लिखा गया कि ऊर्जा दक्षता लेबल प्रोडक्ट के ऊर्जा प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए निर्मित उत्पादों से जुड़े सूचनात्मक लेबल होते हैं। अब देखिए आप लोग देखते होंगे, कोई प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो एक स्पेशल स्टिकर लगा होता है, उसमें लिखा जाता है कि इसकी कैपेसिटी आपकी इतनी है, इतने वोल्ट तक है, करंट मतलब वोल्टेज इसका इतना है, इतने एम्पियर धारा इसमें जा सकते हैं। आप देखते होंगे एक लेबल टाइप का लगा होता है, तो वही लेबल है। एक अलग लेबल होता है, जैसे कि आपके पढ़ने का लेबल हायर एजुकेशन है, तो उसी प्रकार से कंपनियों में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका भी अलग अलग लेबल रहता है। तो उसमें सारे जो भी उस प्रोडक्ट में जो कुछ भी लगाए गए होते हैं उन सब के बारे में जानकारियाँ दी गई होती हैं। आप लोग एक 5 रुपये का बिस्कुट भी खरीदते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है कि इसमें प्रोटीन इतना है, कैल्शियम इतना है, फैट इतना है, सब कुछ एक लिखा गया होता है स्टैंडर्ड में। तो उसी प्रकार से यहाँ एनर्जी को लेकर भी है, एक अलग लेवल तो दूसरा होता ही है, लेकिन ये लेवल एनर्जी के लिए है कि कहाँ से कैसे हमें एनर्जी को स्टोर करना है, कहाँ इसे लॉस करना है, इन सब के बारे में उसमें जानकारियाँ दी जाती हैं, आवश्यक डाटा उसमें उपलब्ध कराया जाता है। आगे आपका आता है स्टार रेटिंग। क्या आता है? स्टार रेटिंग। अभी स्टार रेटिंग क्या होता है? देखिए बेसिकली जो स्टार रेटिंग है, आप लोग फ्रिज, कूलर ये सब खरीदते होंगे ना, या एयर कंडीशनर टाइप के जो सामान खरीदते होंगे, आप लोग उसमें देखते होंगे कि स्टार ऐसे बना होता है,
स्टार आपका ऐसे उसमें बना होता है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि जो मेरी फ्रिज है वो 2 स्टार है, 2 स्टार रेटिंग की है, या जो मेरा एयर कंडीशनर है वो 4.1 स्टार रेटिंग का है। तो इस रेटिंग का मतलब होता क्या है, इसे लागू कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सुनिए, जो स्टार रेटिंग होता है इसको सबसे पहले BEE ने लागू किया था। किसको? स्टार रेटिंग को। तो जो BEE है यह एक प्रकार की स्पेशल एजेंसी होती है जो आपके एयर कंडीशनर या एनर्जी संरक्षण संबंध में काम करती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह कंपनी यह देखती है कि कोई भी जो कुछ हम बना रहे हैं, जैसे कि आपका फ़ैन बन गया है तो उसका मान लीजिए कोई स्टार होता नहीं है, लेकिन हम आपकी फ्रिज की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि कम स्टार वाला कैसे काम कर रहा है या हाई स्टार वाला काम कैसे कर रहा है। तो जितने हाई स्टार की आपके फ्रिज या एसी या जो कुछ भी रहेगी वो उतना ही अच्छा आपको वर्क प्रदान करेगी, लेकिन हाँ जितना हाई स्टार रहेगी उतना आपका वह महंगा भी होता जाएगा। आप लोग देखते होंगे किसी का जो फ्रिज कूलर या जो कुछ भी वो 2 स्टार का है, तो जो 2 स्टार होता है वो आपको सस्ते में मिल जाएगा, आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन उसका जो ऊर्जा खपत है वह ज़्यादा होगी, वह काम आपको उतना अच्छा नहीं देगा। लेकिन जो 5 स्टार या 4.1 स्टार के एयर कंडीशनर फ्रिज वगैरह आती हैं, ये सब महंगी तो पड़ती हैं, यह एनर्जी खपत भी कम करती हैं, लेकिन रिस्पांस जो है आपको अच्छा देती हैं। तो इसको BEE द्वारा शुरू किया गया था। इसमें लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार के एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों की ऊर्जा निर्धारण करती हैं। इसमें 1 से 5 स्टार के रूप में इसे बांटा गया है। इसमें जो फर्स्ट स्टार होता है, कौन सा? इसमें जो आपका फर्स्ट स्टार है, फर्स्ट स्टार का मतलब ये होता है कि इसकी जो काम करने की क्षमता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वह कम होती है, लेकिन यह सस्ती भी होती है, ठीक है। लेकिन यह कम होती है, काम करने की एफिशिएंसी सस्ती होती है, लेकिन यह एनर्जी की खपत जो है वह अधिक करती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम 5वें स्टार की बात करें, जो 5th स्टार रेटिंग है, यह देखिए इसकी एफिशिएंसी भी सबसे अच्छी होती है, इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है, लेकिन यह थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन यह एनर्जी की जो खपत है उसको कम करती है। सो दोस्तों, ये चैप्टर जो है आपका EC एक्ट 2001, जो आपका EC एक्ट 2001 चैप्टर है, यह आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग पीछे के जितने लेक्चर्स हैं सबको एक बार रिवाइज कर लें। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।